प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियोज़ में आपसे राष्ट्रीय आय के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने मत व्यक्त किए थे, उनके बारे में तथा राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, एनआईएट, फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम आदि अवधारणाओं पर तथा राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, सामाजिक लेखा विधि, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इन पर चर्चा करेंगे। एक देश के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का बहुत महत्व है, परंतु राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली कठिनाई तो यह आती है कि राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा मुद्रा में की जाती है, परंतु बहुत सी वस्तुएं या सेवाएं ऐसी होती हैं जिनको मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जाता, जैसे गृह स्वामिनी की सेवाएं, अपनी उत्पादित वस्तुओं का स्वयं द्वारा उपभोग। साथ ही कई सेवाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेम, दया, मानवता तथा कर्तव्य की भावना से बिना मुद्रा लिए की जाती है। यदि इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय आय कम होगी, और यदि शामिल करते हैं तो इन सब सेवाओं का मुद्रा मूल्य ज्ञात करना बहुत ही कठिन होता है। दूसरी समस्या आती है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना से वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कई बार शामिल होने का भय बना रहता है। यदि दोहरी गणना कर ली जाती है तो राष्ट्रीय आय वास्तविक मूल्य से कई गुना बढ़ जाती है। जैसे बेकरी में आटा मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है, पर घर की रसोई में वह अंतिम उत्पाद है, फाइनल गुड्स। अतः अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही गणना में शामिल करें, परंतु यह कोई सरल कार्य नहीं है। कीमत स्तर में परिवर्तन, इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का वास्तविक माप संभव नहीं हो पाता है। इसके समाधान हेतु जो सांख्यिक होते हैं वो आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर प्रचलित वर्षों के मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं, परंतु मूल्य सूचकांक भी पूर्णतया सही नहीं होते तथा राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करते। नेक्स्ट है, मुद्रा में राष्ट्रीय आय की गणना वास्तविक राष्ट्रीय आय का कम मूल्य अनुमानित करती है। यह एक वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में विश्राम और लेजर को ध्यान में नहीं रखती। यदि दो व्यक्ति ए तथा बी समान आय प्राप्त करते हैं, परंतु उनमें ए व्यक्ति बी व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा घंटे कार्य करता है, तो बी की वास्तविक आय ज़्यादा होगी। इस तरह राष्ट्रीय आय की गणना एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखती। नेक्स्ट समस्या, सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी मात्रा का भी सही अनुमान लगाना कठिन है। इस संबंध में पुलिस तथा सेना की सेवाओं का अनुमान करना मुश्किल होता है। युद्ध के समय सेना सक्रिय, जबकि शांति के समय बैरकों में रहती है। इसी प्रकार सरकारी अस्पताल, पार्क, पर्यावरण सुधार कार्यक्रम पर व्यय का मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय में योगदान का अनुमान लगाना एक बहुत ही कठिन समस्या है। नेक्स्ट है उपेक्षित बाजार सौदे, जैसे हस्तांतरण भुगतानों, पूंजीगत लाभ एवं हानि तथा अवैध क्रियाओं से प्राप्त लाभों से संबंधित होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स, उन मौद्रिक भुगतानों को कहते हैं जो प्राप्तकर्ता की चालू उत्पादक क्रियाओं द्वारा अर्जित नहीं किए जाते। वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज इत्यादि। ये भुगतान व्यक्तिगत आय में तो जुड़ते हैं, परंतु ये सरकारी व्यय का भाग है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए इन्हें राष्ट्रीय आय में से घटाते हैं। नेक्स्ट है पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेंस। इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये परिसंपत्ति स्वामियों की किसी उत्पादक क्रियाओं का परिणाम नहीं होती है। शहर में स्थित भूखंडों की कीमतों में वृद्धि होने से उनके स्वामी को तो पूंजीगत लाभ मिल सकता है, पर समाज को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि भूखंड के आकार तथा प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
नेक्स्ट अवैध क्रियाएं, जैसे कालाबाजारी, चोरी, तस्करी या भ्रष्टाचार से प्राप्त धनराशि को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसमें केवल उन्हीं क्रियाओं के प्रतिफलों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक दृष्टि से वैध तथा उपयोगी हों। नेक्स्ट समस्या आती है मूल्य ह्रास की गणना में कठिनाई। माना किसी परिसंपत्ति की प्रत्याशित आयु 50 वर्ष हो, उसकी चालू मूल्य ह्रास दर निकालना कठिन होता है। यदि परिसंपत्ति की कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो यह और भी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है अवशिष्ट माल सूची में परिवर्तन, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। उत्पादक अवशिष्ट माल की इकाइयों के धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन को उनकी प्रचलित कीमतों से गुणा करके प्राप्त मूल्यों को फर्म के कुल प्रचलित उत्पादन में जोड़ देते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो माल सूची के अंकित मूल्य में लाभ होता है तथा कीमतें गिरने से हानि होती है। अतः जीएनपी की सही गणना करने के लिए माल सूची समायोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गैर विपणनीय क्रियाएं, नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज, जैसे एक किसान अपने द्वारा उत्पादित खाद्यान्न में से स्वयं के उपभोग तथा बीज हेतु रखे गए माल का मुद्रा द्वारा विनिमय नहीं होता। एक मकान मालिक अपने स्वयं के मकान में रहता है या एक कंपनी अपने कर्मचारियों को मौद्रिक वेतन के अलावा यदि शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाती है तो कुल वास्तविक आय ज्ञात करने के लिए उनके मौद्रिक वेतनों में इन सब निःशुल्क सुविधाओं के आकलित मूल्य को भी जोड़ा जाना चाहिए, जो कि व्यवहार में अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि इन वस्तुओं की कौन सी बाजार कीमतों पर आकलन किया जाए। नेक्स्ट अशिक्षा एवं आय व्यय का हिसाब। विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग अशिक्षित होने से वे उनके उत्पादन तथा विक्रय की जाने वाली इकाइयों का लेखा नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में आय का साधारण अनुमान ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आंकड़ों की अनुपलब्धता। विकासशील देशों में उत्पादन तथा लागतों संबंधी सही तथा विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, वानिकी आदि की मात्रा तथा मूल्य संबंधी आंकड़े पूर्णतः सत्य नहीं होते। यदि आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करें तो लघु उद्योगों, निर्माण मजदूरों आदि की आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं हो पाता। इसी प्रकार उपभोग तथा विनियोग संबंधी आंकड़े ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होने से व्यय विधि से भी राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं हो पाता है। धन्यवाद।